मस्तिष्क विचारों की प्राप्ति और प्रसारण का केंद्र। कई दशक पूर्व जबकि लेखक डॉक्टर अलेक्जेंडर बेल और डॉक्टर एल्मर गेट्स के साथ काम कर रहा था, उसकी समझ में आया कि मानव मस्तिष्क विचारों की प्राप्ति और प्रसारण का एक जागृत केंद्र की तरह काम करता है। पिछले अध्यायों में जिस रचनात्मक कल्पनाशीलता की चर्चा की गई है, वह मस्तिष्क का रिसीविंग सेट होता है, जो अन्य लोगों के द्वारा प्रेषित भावों को ग्रहण करता है। अवचेतन मस्तिष्क वह प्रसारण स्टेशन है जिसके जरिए विचारों के कंपन किए संप्रेषण जाते हैं। इस केंद्र का संचालन स्वतः प्रेरणा के सिद्धांत द्वारा होता है। पिछले अध्यायों में आपको स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार इच्छा को मूर्त रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। उसकी तुलना में मानसिक प्रसारण कक्ष की प्रक्रिया आसान है, लेकिन उस कार्यप्रणाली को पूरी तरह समझने के लिए आपको 3 सिद्धांतों को समझ होनी चाहिए, वह जिसके जरिए अवचेतन मस्तिष्क, रचनात्मक कल्पनाशीलता और स्वतः प्रेरणा का संचालन होता है। परंतु यह भी समझ ले कि सर्वाधिक शक्तिशाली बल सदैव अमूर्त रूप में ही होते हैं। संसार में आई हाल की मंदी ने विश्व को अमूर्त बलों का प्रभाव समझने के कगार तक ला दिया। दुर्भाग्यवश पहले युगों में भावना उतना अपनी ज्ञानेंद्रियों पर आधारित रहा कि वह उन्हीं का अस्तित्व समझता था जो उसके भौतिक शरीर द्वारा महसूस किए जा सकते थे, यानी उनको जिनको वह छू सकता था, सूंघ सकता था या नाप सकता था। लेकिन अब हम एक अद्भुत युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ शोध का केंद्र अमूर्त बलों का आकलन है। धीरे धीरे हमारी समझ में आने लगा है कि अदृश्य मनुष्य दृश्य से ज़्यादा बलशाली होता है। मानव अभी तक समझ नहीं पाया है कि वह क्या बल होता है और जो दृश्यमान नहीं होता, न महसूस ही किया जाता है, पर जिससे पूरा सागर उद्वेलित हो जाता है, जो उस पृथ्वी को अपनी कक्षा में लगातार गति में रखता है। यही वह बल है जो मानव जीवन को नियंत्रित करता है। यद्यपि मानव अभी तक इस तथ्य से पूरी तरह आगाह नहीं है, उसका मूल कारण यही है कि मानव सदा अपनी भौतिक ज्ञानेंद्रियों के बल पर अपनी समझ कायम करता रहा है। सिर्फ 100 वर्ष पूर्व ही उसकी समझ में थोड़ा बहुत तब आया जब बेतार दूरसंचार के माध्यम कायम हुए। अब बहुत कुछ उन अमूर्त बलों की महत्ता समझ में आने लगी है। वस्तुतः यही वह असली बल है जो मानव मस्तिष्क को संचालित करता है और जिसके जरिए मस्तिष्क अपनी अमूर्त इच्छाओं को मूर्त रूप प्रदान करने में सक्षम होता है। लेकिन उसकी गाथा के पूर्व हमें मानव मस्तिष्क की वह कथा जाननी होगी जो उतनी ड्रामाई प्रतीत होती है मानो किसी नाटक का आलेख हो। मानव मस्तिष्क की ड्रामाई कथा। अपनी सारी उपलब्ध ज्ञान निधि के बावजूद अभी मानव विचारों की अमूर्त शक्ति से पूरी तरह परिचित नहीं हो पाया है। उसे मस्तिष्क के भौतिक रूप का तो बहुत कुछ ज्ञान हो गया है, परंतु किस प्रकार उसके द्वारा अपना अमूर्त विचार, अपना मूर्तिमान स्वरूप पा सके, इस बारे में भी अभी वह बहुत कुछ अनभिज्ञ है। मानव मस्तिष्क की संचार प्रणाली को इतने असंख्य सूक्ष्म धाराएं हैं कि डॉक्टर सी जुडसन हैरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अनुसार प्रकाश वर्ष सरीख कल्पना उसके सामने बौनी लगने लगती है। अभी तक वैज्ञानिक खोजों में निष्कर्ष निकल गया है कि मानव मस्तिष्क में लगभग 20 अरब कोशिकाओं या सेल हैं जो एक निश्चित पैटर्न में लगे हैं। सर्वाधिक ताज्जुब की बात है कि यह सारे सेल हर समय आपस में अंतर्क्रिया करते रहते हैं। आज का सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर भी इस असीम संवेदनशीलता से बहुत पीछे है। उसकी विषमता और असीम संवेदनशीलता को देखते हुए यह मानना निरर्थक सा लगता है कि उतना शक्तिशाली मस्तिष्क केवल भौतिक संदेश वाहक का केंद्र ही होगा। क्या यह असीम मेधा से संबंधों का वाहक नहीं होगा? जरूर ही उसका संबंध अमूर्त संवेग के आदान प्रदान से है। यह बात अभी मानव के तार्किक मस्तिष्क समझ नहीं पाया है। जब यह पूरी पुस्तक पूरी हो गई और प्रकाशकों के पास भेजी जा रही थी, तब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक संपादकीय छपा।
उसमें हवाला दिया गया था एक शोध पत्र का जो डॉक्टर राइन और उसके साथियों ने ड्यूक विश्वविद्यालय में किया था। उसमें टेलीपैथी और क्लेयरवायंस अंतर्प्रज्ञा के दो प्रकार, जिसमें क्रमशः दूरस्थ व्यक्तियों में क्रमशः भाव, तादात्म्य और इल्हाम की शक्ति पैदा हो जाती है, के बारे में नए सूचने और निष्कर्ष दिए गए थे। डॉक्टर राइन के प्रयोगों से यह स्पष्ट था कि वैज्ञानिक रूप से भी टेलीपैथी और क्लेयरवायंस का अस्तित्व स्वीकार्य है। इस प्रयोग में कई प्रतिभागी के सामने कुछ कार्ड रखे गए थे ताश के, और एक ने जब उनको देखा तो उनसे दूर बैठे हुए दूसरे साथी ने सही पहचाना। ऐसे कई प्रयोग किए गए, पूरी सावधानी बरती गई थी, पर एक के पास जो सूचना थी उसे दूसरे के पास भेजने का कोई अन्य भौतिक साधन न हो। उस प्रयोग में तीर तुक्का की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। यह सब कैसे हुआ? ज्ञानेंद्रियों के आपसी अनुभव के संप्रेषण का कोई भी साधन उनके पास नहीं था। उसके स्पष्टीकरण विकिरण या रेडिएशन के सिद्धांत से तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रयोग में दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्ड देखने वाला 20 फीट दूर हो या 20 मील दूर, उसका साथी फिर भी सही ढंग से कार्ड को पहचानने में सक्षम रहता था। यह इसलिए और सही है क्योंकि विकिरण के सिद्धांत वाली धारणा में दूरी का अत्यधिक महत्व होता है। जैसा कि जानते हैं कि विकिरण की तीव्रता मध्य की दूरी के वर्ग के अनुपात में घटती चली जाती है। अर्थात जब दो वस्तुएं बिल्कुल निकट हो तो उनमें विकिरण की तीव्रता ज़्यादा रहती है और दूर होने से वह छिंतर होती जाती है। वस्तुतः उस प्रयोग से यह पूरी तरह सिद्ध हो गया कि यह टेलीपैथिक या क्लेयरवायंस पर भौतिक तत्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आम धारणा के विपरीत एक तथ्य और सामने आया कि यदि साधक या ऑब्जेक्ट अर्ध नियंत्रित या नियंत्रित है तो यह क्षमता बेहद कम हो जाती है। जब वह पूरा जागृत होता है तो यह अपनी उच्चतम तीव्रता पर होती है। इस प्रयोग के हवाले से इसके लेखक E.H. राइट ने भी हायर मैगजीन के 2 अंकों में छापे थे। निष्कर्ष निकालते हुए लेखक ने जोर देकर कहा था कि वस्तुतः टेलीपैथी और क्लेयरवायंस एक ही विद्या या दैवी गुणों के 2 रूप हैं। यह सब में नहीं होते। उन गुणों पर नशे का गलत प्रभाव पड़ता है, परंतु मस्तिष्क यदि धनात्मक रूप से उद्वेलित हो तो उसका प्रदर्शन काफ़ी सुधर जाता है। उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में किसी तरह के व्यवधान या उखड़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर राइन और श्री राइट के उन प्रयोगों ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि मानव मस्तिष्क की पहुंच और क्षमता असीम है। उसी कारण यह असीम मेधा से संपर्क बनाकर इल्हाम या अंतर्प्रज्ञा दृष्टि प्राप्त करता है। उसी प्रयोग जैसा एक प्रयोग मैंने भी अपने 2 साथियों के साथ किया। हमने पाया कि आदर्श स्थिति तब बनती है जबकि छठी इंद्रियों का पूर्ण विकास हो सके। उस प्रयोग में हमने अदृश्य सलाहकारों से भी काम लिया, जिनके बारे में अगले अध्याय में बताया गया है। हमारी कार्य विधि कोई जटिल नहीं थी। हम तीनों एक कॉन्फ्रेंस टेबल के पास बैठ गए और वह समस्या उठा ली जिस पर हमने चर्चा करने का निश्चय किया था। इस बैठक में हम एक दूसरे के मस्तिष्क के उद्वेलित कर उनको अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन को प्रोत्साहित करते रहे। बातचीत के दौरान सबको खुली छूट थी कि उस समस्या पर बेबाक होकर बोले। हमको वाकई में महसूस हुआ कि जब हमारा दिमाग पूरी तरह उद्वेलित था उस समय हमें किसी अज्ञात ज्ञान का सहारा मिल रहा था। कैसे मिल रहा था यह बात हम नहीं समझ पाए, लेकिन उस प्रयोग से यह तो साबित हुआ कि यदि सही ढंग से उद्वेलित हो तो मानव मस्तिष्क के विचारों में अनंत मेधा का सहयोग स्पष्ट परिभाषित होता है। यदि पिछला अध्याय मास्टरमाइंड से संबंधित गौर से पढ़ा है तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वह प्रयोग जो कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर बैठकर किया गया
वास्तव में मास्टरमाइंड को जीवित करने का एक व्यवहारिक प्रयोग था। उसमें 3 व्यक्ति बैठकर एक ही समस्या पर खुले दिमाग से विचार करते हैं। उनकी सम्मिलित विचार विश्लेषण शक्ति कुछ ऐसे तत्व उद्घाटित करती है जो अकेले में बैठकर शायद किसी के दिमाग में आते भी नहीं। यदि उसी प्रकार अभ्यास किया जाए तो न सिर्फ हम दूसरों के मस्तिष्क के विचार ग्रहण कर सकते हैं, वरन दिमाग के तीव्र उद्वेलनों के दौरान असीम मेधा से भी निरंतर संपर्क कायम कर बिल्कुल अनूठी घोषणाएं कर सकते हैं। कोई भी दर्शन का विद्यार्थी एक सीधी सादी योजना के द्वारा उस कार्नेगी फार्मूला को प्राप्त कर सकता है जो इस पुस्तक के आमुख में संक्षिप्त रूप से उल्लिखित है। इस पुस्तक को ख़त्म करने के बाद उसे दोबारा पढ़ेंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अमूर्त विचार संप्रेषण के प्रक्रिया को स्वीकारना शायद मंदी के उस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।